आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा पॉज लेती हूँ। और जी सिनीवाली जी बिल्कुल सही कहा, मुकाम कुछ नहीं होता, अनवरत यात्री हैं हम लोगों को अनवरत यात्रा करनी है। तो आज की बात शुरू करी जाए तो एक शेर का सहारा फिर से। मैं ढूंढता हूँ जिसे, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। बशर मतलब मनुष्य। अगर मुझे नई ज़मीन नया आसमां मिल भी जाए तो नई तरह का मनुष्य नहीं मिलता, मनुष्यता नहीं मिलती। और इतनी खूबसूरत पंक्तियों को लिखने वाले शायर कैफ़ी आज़मी एक प्रगतिशील शायर थे, जो न केवल शायरी में प्रगतिशील थे बल्कि निजी ज़िंदगी में भी बहुत प्रगतिशील थे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसको बताने के लिए मैं आपको साथ ले चलूँगी उनके जीवन यात्रा में, जहाँ उनकी जीवन यात्रा के साथ साथ हम उनकी शायरी, उनकी नज़मों, उनकी गज़लों से रूबरू होते चलेंगे और उसके बाद आपको अपने प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले उनके बचपन में। हर दिल अजीज़ कैफ़ी आज़मी जी का जन्म 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसका नाम था मजमा। उनके पिता एक ज़मींदार घराने के थे। उनके पास छोटी मोटी ज़मीन भी थी, लेकिन जब उनका पहला बेटा हुआ तो उन्होंने वो ज़मीनें ज़मींदारी छोड़ करके एक नौकरी कर ली ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। तो उनके जो बच्चे हैं वो जी सुनीता जी सही कहा, लेखन यात्रा ही है। तो उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा पा सकें, उन्होंने नौकरी कर ली। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में डाले और उनको पढ़ा रहे थे नौकरी करके। जब कैफ़ी का जन्म हुआ तो घर में काफ़ी पढ़ाई लिखाई का, शेर व शायरी का वातावरण था, तो वो बहुत जल्दी ही उन्होंने कलम पकड़ ली। कुछ शेर लिखे, कुछ कविताएं लिखी, नज़्म लिखी और फिर गज़ल तक पहुंच गए 11 साल की उम्र में। इसके अलावा वो कुछ मुशायरों में अपने को जाकर सुनना करते थे और इसी तरह से एक बड़ा मुशायरा था जिसमें उन्होंने 11 साल की उम्र में खुद को आमंत्रित करवा लिया कह करके कि भाई मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने 11 साल की उम्र में खुद को आमंत्रित करवा लिया और जब उन्होंने नज़्म पढ़ी, अपनी गज़ल पढ़ी, जो उनकी पहली गज़ल थी जिसे बाद में बेगम अख्तर ने गाया भी है, वो गज़ल जब पढ़ी तो उनकी इतनी तारीफ़ हुई कि वो तारीफ़ उनके पिताजी तक पहुंच गई। और जब पिताजी तक ये तारीफ़ पहुंची तो पिताजी ने कहा कि नहीं, ये इतना छोटा बच्चा तो ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता, हम लोग नहीं विश्वास करते हैं, अरे इतना छोटा बच्चा ऐसी बात लिख सकता है। तो उन्होंने भी नहीं माना। उन्होंने कैफ़ी को बुलाया कि तुम, बड़े भैया ने लिखी है और तुमने उसकी लिखी हुई गज़ल को अपने नाम से पढ़ दिया है। कैफ़ी ने कहा नहीं मैंने ही लिखी है। कहा नहीं, बड़े भैया ने लिखी है, तुमने नहीं लिखी है। थोड़ी देर तक वो विश्वास दिलाते रहे, पिताजी को विश्वास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसकी परीक्षा लेंगे। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने क्लर्क के साथ मिल करके उनको बुलाया और एक दोहा दिया, दोहे की एक पंक्ति दी और कहा कि इसी मीटर पे एक गज़ल लिख करके अभी ला के दिखाओ। कैफ़ी गए, उन्होंने गज़ल लिख दी। जब उन्होंने गज़ल लिख दी तो कैफ़ी तो परीक्षा में पास हो ही गए और ये कहावत भी फिर से एक बार परीक्षा में पास हो गई कि होनहार बिरवान के होत चीकने पाक। वो गज़ल थी, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। कल मतलब आराम, चैन, सुकून। जिस तरह से हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्क व गम, जिस तरह से हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्क व गम, यूँ दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। और ये जो नज़्म थी इसको बाद में बेगम अख्तर ने अपनी आवाज़ में गाया। अब बात करते हैं कैफ़ी आज़मी की शिक्षा दीक्षा की। तो कैफ़ी आज़मी के जो शिक्षा है वो दीनी तालीम हुई, उनको मदरसे में पढ़ाया गया। उनके सारे भाई बहन अंग्रेजी मीडियम में पढ़े थे लेकिन उनको दीनी तालीम मिली। इसके पीछे एक कारण था कि उनके माता पिता को लग रहा था कि हमारे जो सारे बच्चे हैं वो तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, अब हमारे मरने के बाद फातिहा कौन पढ़ेगा, कम से कम एक बच्चे को दीनी तालीम मिल जाए तो वो हमारे मरने पे फातिहा पढ़ेगा। इस कारण उन्होंने दीनी तालीम तो ली लेकिन उनकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर रही, जिसका उनको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। और इससे एक बड़ा रोचक वाक़या आगे जाके उनकी ज़िंदगी में शबाना आज़मी से जुड़ता है कि जब वो शबाना आज़मी जी का एडमिशन कराने के लिए
की बात आई तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची तो पास हो जाए और पेरेंट्स फेल हो जाए। अक्सर आजकल जिस तरह से नर्सरी में एडमिशन होता है तो जिनको पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती वो बहुत डरते हैं, पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं और बच्चे जो हैं वो मेरी वजह से फेल ना हो जाए। तो उन्होंने किसी दूसरे कपल को शबाना आज़मी के पेरेंट्स बना के भेज दिया कि भाई जा कर के उसके पेरेंट्स बन कर के इंटरव्यू दे देना तो बच्ची पास हो जाएगी। खैर शबाना तो पढ़ गई, लेकिन बाद में उन्होंने जब जिस तरह से वो मशहूर हुए और जिस तरह से उनकी शायरी लोकप्रिय हुई तो उनको भी ये समझ में आया कि भाषा किसी भी तरह से बाधा नहीं होती है और दुनिया हमें नीचा दिखाने के लिए भाषा के माध्यम से, हमारी पोशाक के माध्यम से, हमारे गांव कनेक्शन के माध्यम से किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए उसको ताने का इस्तेमाल करती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं। तो उनका एक शेर इसी पे अर्ज है, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है। रेती मतलब रेत में। नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है। दुनिया दे रही है, वाहवाही कर रही है, लेकिन आपके पीछे जब आपकी वाहवाही हो रही है तो आपको आलोचना करने वाले भी उतने ही मिलेंगे, उतने ही ऐसे लोग मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी उतने ही जुड़ते जाएंगे। जितनी आपकी तारीफ होगी आपके साथ नेगेटिव लोग उतने ही जुड़ेंगे। तो आपको इस चीज़ में समन्वय बना के चलना है। अब खास बात ये थी कि इंसान वो होता है जो उसकी मिट्टी, अंदर की मिट्टी होती है और उसका वजूद उसके अपने खुद के विचारों से होता है। उनको दीनी तालीम मिली फिर भी वो प्रगतिशील थे। सपना जी नमस्कार, अनामिका जी नमस्कार, पिंकी भारद्वाज जी नमस्कार। तो उनको दीनी तालीम मिली थी तब भी वो प्रगतिशील विचारों के थे और मानवता को साथ लेके चलने वाले थे। वो मतलब धर्मों में भेद नहीं करना चाहते थे, इंसान इंसान में भेद नहीं करना चाहते थे, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शिक्षा चाहे जैसी मिले, आप बनोगे वही जो आपके अंदर है, जो मिट्टी आपके अंदर है आप वही बनोगे। अब दीनी तालीम देने के बाद भी वो प्रगतिशील बन गए। बहुत से लोग कहते हैं इसने सिखा दिया, पढ़ा दिया। बहुओं के ऊपर अक्सर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि बेटों को पढ़ा करके बिगाड़ दिया। वही बेटा बिगड़ेगा जिसके अंदर की ज़मीन खराब है। इसलिए ये बहुओं पे, यहाँ सब महिलाएं हैं तो ज़रूर कहूँगी कि बहुओं पे इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। बेटा वही बिगड़ेगा जिसकी मिट्टी खराब है। तो खैर उनके प्रगतिशील शायरी के कुछ जो है सुनाती हूँ नज़में। खारो खस्त उठे, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक भी गया काफिला तो चले। मैं थक जाऊँ तो क्या हुआ, और लोग तो चलते नहीं। जैसे ये बड़ी बिंदी ग्रुप है और भी मेरा रंग है, अटूट बंधन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम अगर रुक जाएंगे तो ये ना हो कि प्रगति रुक जाए, महिलाओं की प्रगति रुक जाए। वनिका पब्लिकेशन की नीरजा जी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से अगर हमने शुरुआत कर दी है तो ये नहीं कि मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, ये काफिला चलता रहे, कोई दूसरा आए उसे संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर ये भाव होंगे वही प्रगतिशील विचारों का होगा। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील कहने से कोई प्रगतिशील नहीं होता। ये विचार होने चाहिए कि जो चीज़ हमने शुरू कर दी है उसको कोई आगे संभाल ले तो वो चीज़ चलती रहे। तो उसी का है, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक भी गया काफिला तो चले, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने तो इन्हें हवा तो चले। वो कभी दूसरा देखिए, वो कभी धूप कभी छाँव लगे, वो कभी धूप कभी छाँव लगे, मुझको क्या क्या न मेरा गाँव लगे, किसी पीपल के तले जा बैठे अब भी अपना जो कोई दांव लगे। तो किशोर होते होते तक कैफी आज़मी जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ये साम्यवादी विचारों से प्रभावित होने लगे और उनको अपनी बहुत सारी परेशानियों का हल मिलने लगा। किरण सिंह जी नमस्कार। उनको बहुत सारी अपनी परेशानियों का हल मिलने लगा और वो इस विचारधारा से प्रभावित होते चले गए। बाद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन करी। इससे पहले वो सोचते थे कि जो है वो मतलब वो चूँकि दीनी तालीम थी तो जो त्यौहार होते हैं उनमें छाती मतलब उसमें वो लिखते थे, पढ़ते थे। लेकिन इसके बाद उनके जो आंसू बहे वो सारे ज़माने के लिए बहे, उनके अंदर का जो दुख था वो सबके लिए बहा। इसी समय जो है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी फ़ारसी और उर्दू की पढ़ाई छोड़ करके पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा की पढ़ाई
मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एक कार्यकर्ता बन गए उसके, और कार्यकर्ता होने के नाते उनको सबसे पहले मेरे शहर कानपुर में भेजा गया। और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, निजी तौर पे गर्व की बात है कि उन्हें कानपुर में भेजा गया, और अगर कानपुर वाले कुछ सुन रहे हैं तो उनके लिए भी गर्व की बात होगी। तो उनको कानपुर में भेजा गया। तो कानपुर की जो कपड़ा मिल है, एल्गिन मिल है वहाँ पे, तो कानपुर की जो एल्गिन मिल है वहाँ पर जो मजदूरों की दशा देखी उन्होंने, तो वो उनके लिए लिखने लगे और उनके लिए उन्होंने काम किया। तो एक शेर देखिए, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी, सब उठो, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इस दीवार में खुल जाएगी। अभी मजदूर पिक्चर आई थी दिलीप कुमार की, तो एक गाना आया था, हम मेहनत कश मजदूर अगर अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये उसी तरीके का ये शेर है कि कोई खिड़की इस दीवार में खुल जाएगी। जब सब उठेंगे, जब सब थोड़ा थोड़ा खोदेंगे तो दरवाज़ा ना भी खुले, कोई खिड़की ज़रूर खुल जाएगी। तो एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ चल करके, एक दूसरे का साथ दे करके, इस तरीके से अपनी बात, एक मजदूर यूनियन और बना करके मजदूर शोषित नहीं होंगे, वो अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा शेर देखिए, चूम लेने तो मुझे हाथ अपने जिसने तोड़ी हैं कई जंजीरें, चूम लेने तो मुझे हाथ अपने जिसने तोड़ी हैं कई जंजीरें, तूने बदला है मशीयत का मिजाज, तूने लिखी है नई तकदीरें, तूने बदला है मशीयत का मिजाज, तूने लिखी है नई तकदीरें। तो मजदूरों के लिए उनके दिल में ये दर्द था, और उन्होंने उस दर्द को और उस एकता को, कि कमज़ोर आदमी, कमज़ोर व्यक्ति अगर एकजुट हो जाए तो मुट्ठी बनती है, मुट्ठी में ताकत होती है, ये जो है उन्होंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है। मृणाल जी नमस्कार, कंचन जी नमस्कार। तो 1943 में, 1943 में जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता तो बन ही गए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो मुंबई भेजे गए, क्योंकि मुंबई में एक नया कार्यालय खोला गया था और वहाँ उन्हें उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई। वहाँ पर उन्होंने उर्दू जनरल मजदूर मोहल्ला का संपादन भी किया। अब कैफ़ी आज़मी की बात हो और उनकी प्रेम कहानी की बात ना हो तो बात कुछ बनेगी नहीं। तो कैफ़ी आज़मी और शौकत आज़मी की कहानी है लव एट फर्स्ट साइट की। अक्सर कहा जाता है कि पहली नज़र का प्यार टिकता नहीं है, या पहली नज़र का प्यार तो बस क्रश होता है, वो टिक ही नहीं सकता है। लेकिन उनके और शौकत के बीच में जो प्रेम हुआ, वो पहली नज़र का प्यार होते हुए भी न केवल टिका, बल्कि उसने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि पहली नज़र का प्यार भी सफल होता है। तो कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। हैदराबाद में उस समय प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, अंजुमने तरक्की पसंद मुसल्लफी ने एक बहुत बड़ी सेमिनार आयोजित करी। उस सेमिनार में देश भर के बड़े बड़े लेखकों और शायरों को बुलाया गया, और जिसमें कि अली सरदार जाफरी, इस्मत चुगतई, मजाज लखनवी, कृष्णचंद्र, साहिर लुधियानवी, राजेंद्र सिंह बेदी आदि को बुलाया गया। और उसी में गए अपने 28 साल के नौजवान कैफ़ी आज़मी। दूसरे और वहीं पे ठहरे जहाँ सबको ठहराया गया था। काफ़ी बातें होती रही। जब भी हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं जहाँ सबको बुलाया जाता है, तो काफ़ी हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और काफ़ी साहित्यिक माहौल बनता है। मुशायरा था दूसरे दिन जब मुशायरा शुरू हुआ तो शौकत आज़मी अपनी बड़ी बहन के साथ सुनने के लिए आई। तो इतने बड़े बड़े शायर थे, सब ने अपनी अपनी नज़में सुनाई। तो अब कैफ़ी की बारी आई, तो कैफ़ी ने अपनी वो नज़्म सुनाई जिसको सुनते ही शौकत आज़मी दिल हार गई। और यकीन मानिए कि अभी जब मैं वो नज़्म आपको सुनाऊंगी तो आपको भी लगेगा कि क्या इस तरह की भी सोच उस ज़माने के आदमी रखते थे। तो नज़्म का नाम है औरत। जैसे ही हम नज़्म का नाम पढ़ते हैं, हमारे दिल में एक दिमाग में एक बात आती है कि ज़रूर औरत की कोमलता पे, उसकी खूबसूरती पे, उसके हुस्न पे किसी तरह की बात होगी। लेकिन नहीं, ये नज़्म बिल्कुल जुदा है।
जिसमें औरत को पुरुष के बराबर माना गया है, और ये माना गया है कि औरत और पुरुष का रिश्ता बराबरी का रिश्ता है, और चाहे जंग हो चाहे अमन हो, औरत और पुरुष अगर हम सफ़र हैं तो साथ चलेंगे। ये नज़्म उन्होंने लिखी थी द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय में, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था, उस समय लिखी थी। उस समय जितनी शेर व शायरियाँ लिखी जा रही थी वो औरत के इसमें थी कि हमें जंग पे जाने दो, औरतों की बात ना करो, इस समय हुस्न और इश्क की बात ना करो, ये जंग का समय है, औरतों तुम घर बैठो, तुम इंतज़ार करो। तो औरतों के हिस्से क्या आया था? आंसू बहाना और इंतज़ार करना, और पुरुषों के हिस्से आया था कि वो युद्ध पे जाएं। ऐसे में जो है फैज़ भी कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन वहीं कैफ़ी आज़मी उसी दौर में औरत जैसी नज़्म लिखते हैं जो कहते हैं कि जंग हो या अमन हो, अगर तुम मेरी साझीदार हो, तुम्हारा और मेरा बराबर का रिश्ता है, तो हम हर जगह साथ चलेंगे। जंग में भी हम साथ चलेंगे, और जो अमन का समय है उसमें भी हम साथ रहेंगे, और ये जो साथ है वो हमेशा रहेगा। जी सुनीता जी, कैफ़ी आज़मी साहब कमाल के शायर हैं। औरत नज़्म बेहद महानी खेजे, और अब मैं वही सुनाने जा रही हूँ कि आके जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी इसका आनंद लें और उस शब्दों की उस खूबसूरती को सुने, क्योंकि बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने उसमें 4 स्टैंजा ही लिए हैं। तो सुनिए। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं जिस आग में जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। जिस युद्ध भूमि में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें भी चलना है। जिस आग में मैं चल रहा हूँ वहाँ तुम्हें भी चलना है। ये नहीं कि तुम कोमल हो, सुकोमल हो, तुम्हें घर ही बैठना है, नहीं, तुम्हें उस आग में भी चलना है। कल्बे माहौल में लर्जा शरर जंग है आज। वक्त के सीने में जंग की चिंगारी भड़क उठी है। हौसले वक्त के और जीस्त के यकरंग हैं आज। जिंदगी और वक्त के हौसले आज एक जैसे हो गए हैं। आबगीनों में तपा बल बलाए रंग है आज। कांच के प्यालों में पत्थरों की उम्मीदें धड़क रही हैं। हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज। आज हुस्न और इश्क एक दूसरे से आवाज मिला रहे हैं। जिसमें जलता हूँ मैं उस आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरी जान, तू मेरी हमसफ़र है, तेरा मेरा बराबरी का रिश्ता है, तो ऐसा क्यों हो कि मैं जंग में जाऊँ। और जी सुनीता जी, यह तमन्ना फिल्म में गीत के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। जी सही कहा आपने। तो सुनीता जी की बात भी यहाँ ऐड कर देती हूँ कि ये तमन्ना फिल्म में गीत के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। फिर इसके बाद, ऐसा क्यों हो कि मैं जंग में जाऊं तो इंतज़ार करती रहे, आंसू बहाती रहे। तेरे हिस्से हमेशा इंतज़ार आए, तेरे हिस्से ये ना आए कि तुझे भी मेरे साथ चलना है। तू कि बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तू कि बेजान खिलौनों से बहल जाती है। तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है। बन के सीमाब हर एक उर्फ में डल जाती है। पानी को जैसे किसी बर्तन में रखा जाए तो उसी का रूप आकार ले लेता है। इसी तरह से औरत से भी अपेक्षा करी जाती है, और वो करती भी रही है कि जहाँ जैसे भी उसका अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जहाँ जैसे उसको बांध दिया गया, पहले कहा जाता था औरत की तुलना गाय से की जाती थी कि जिस खूंटे बांध दिया जाए वो वैसे ही बंध जाती है। जिस बर्तन में डाल दो पानी की तरह वही आकार ले लेती है। लेकिन उसका अपना भी वजूद होता है, वो उसका अपना भी एक अस्तित्व है। इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। जीस्त के तो बन के सीमाब हर एक उर्फ में डल जाती है। जीस्त के आहनी सांचों में भी ढलना है तुझे। जिंदगी के लोहे के सांचों में भी तुझे ढलना है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद है, सब्र काबू में नहीं। जिंदगी जहद है, सब्र काबू में नहीं। सब्र का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी जंग का नाम है, जिंदगी लड़ने का नाम है, संघर्ष करने का नाम है। नब से हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत, हमें गेसू में नहीं। जो खूबसूरती खुले वालों में है वो बंद वालों में नहीं है, बांधे हुए वालों में नहीं है। जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं। इस लाइन को मैं दोबारा कोट करना चाहूँगी। जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं। अपनी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए। फर्ज का भेष बदलती है कज़ा तेरे लिए। कज़ा मतलब सजा।
तो फ़र्ज भी तेरे लिए सज़ा के तौर पे आया है, और फ़र्ज के तौर पे जब तुम्हें चिता में जलाया जाता है वो एक सज़ा के तौर पे फ़र्ज आया है। धन्यवाद नंदा जी, आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है। तो गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फ़र्ज का भेष बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, इतिहास ने अब तक तेरी कद्र करी ही नहीं है। तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उन्वान मतलब भूमिका, इतिहास में अपनी भूमिका बदलनी है, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस्म का बुतबंद ए कदामत से निकल, जौफ ए इशरत से निकल, वहम ए नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्का ए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। ये फिर से मैं कोट करूंगी क्योंकि बहुत खूबसूरत लाइन है। कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का कांटा ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। कई बार जो है प्रेम जो है बहुत ही शोषण के रूप में आता है, जैसे इमोशनल मैनिपुलेशन भी कहते हैं, उस रूप में भी आता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। राह का कांटा ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून तू अरस्तू है तू जहरा परवी, तू फलातून तू अरस्तू है तू जहरा परवी, तेरे कब्जे में है जद तेरी ठोकर में जमी, जद मतलब आसमान, तेरे कब्जे में आसमान है और जमी ठोकर में है। हाँ उठा जल्द उठा पाँव ए मुकद्दर से जबी, जबी मतलब सर, मुकद्दर के पाँव से सर को जल्दी से उठाओ। मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अगर लड़खड़ाएगी भी तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी सीख ही लेंगे चलना, ऐसा नहीं है कि लड़खड़ाते हुए रुक ही जाएंगे, लड़खड़ाते हुए चलना भी सीख लेंगे। इसलिए लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब जब शौकत ने यह नज़्म सुनी तो बिल्कुल ही मतलब वो तो शॉक्ड रह गए कि एक इंसान, उस ज़माने का पुरुष औरत के बारे में, उसकी डिग्निटी के बारे में, उसके वजूद के बारे में और उसके सपनों के बारे में इस तरह से सोच सकता है। तो उनका तो जो है वो एकदम से पहली नज़र वाला प्यार का असर हो गया, और कैफ़ी का भी पहली नज़र वाला ही प्यार था। तो वो जब मतलब मुशायरे के बाद वो ऑटोग्राफ लेने गई, जब वो ऑटोग्राफ, धन्यवाद पिंकी जी, धन्यवाद नंदा जी, तो जब वो ऑटोग्राफ लेने गई तो पहले उन्होंने अली सरदार जाफरी जी से ऑटोग्राफ लिया और बाद में कैफ़ी के पास आई। तो कैफ़ी ने बस उल्टी सीधी लाइनें खींच दी, तो उन्होंने कहा कि आपने ठीक से ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा आप तो पहले ही जो है आपने पहले अली सरदार जाफरी से क्यों लिया, मुझसे क्यों नहीं लिया। अब बहन तो समझ गई कि इनके बीच में कुछ शुरू हो गया है, तो प्रेम का कोई पुराण शुरू हो चुका है। तो उसने चुटकी ली, उसने कहा कि शौकत की जो है का निकाह तय हो गया है। तो कैफ़ी ने कहा मेरा भी निकाह तय हो गया है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि मैं अगर निकाह करूँगा तो शौकत से करूँगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहूँगा। इस बात ने भी शौकत के दिल पे असर किया और 2-4 दिन में 2-4 मुलाकातें हुई। लेकिन अम्मी जान, जैसे कि मम्मियाँ होती हैं, माँ होती है कि वो तुरंत जान जाती है कि हमारी बेटी का किस तरफ जा रही है, तो वो जान गई कि मेरी बेटी जो है वो कैफ़ी की तरफ उनका लगाव हो रहा है। तो उन्होंने उनको उनसे मिलने से रोक दिया और वो बिना मिले हैदराबाद से कैफ़ी वापस मुंबई आ गए। अब जब वो आ गए तब इनको एहसास हुआ अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का। तो उन्होंने कैफ़ी को एक पत्र लिखा। अगर तरन्नुम में सुनाती तो आनंद आ जाता है सुनीता जी, तरन्नुम में नहीं सुना पाएंगे, कोई और किसी से ज़रूर सुनेंगे तो ज़रूर आनंद आएगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। खैर, तो जो है वो जब तब उन्होंने इश्क का इजहार किया कि कैफ़ी मैं दिल हार चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूँ। तो कैफ़ी आज़मी ने भी उनको एक ख़त लिखा और वो ख़त उन्होंने अपनी कलाई काट करके खून से लिखा। उन्होंने लिखा भी कि हम ये ख़त इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये बता सकें कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है, कितना वो है, इसलिए मैं खून से लिख रहा हूँ। और उसमें एक जो शेर लिखा था वो ये था
लताफतों का मोहब्बतों का साहकार हो तुम, लताफतों का मोहब्बतों का साहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं का फासिले बहार हो तुम, जिसे न भूल सका इश्क वो पहेली हो तुम, जिसे समझ न सका प्यार वो प्यार हो तुम। अब जब शौकत के पास ये खत आया तो वो तो खून से लिखा खत देख के कोई भी लड़की जिसका कोई भी प्रेमी हो और उसके खून से लिखा खत हो तो घबरा जाएगी। वो भी घबरा गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा प्रेम करने वाला कैसे मुझको मिल गया। तो वो सीधे अपने वालिद के पास गई और ये खत दिखाया कि देखिए मेरे को खून से लिखा है। अब उनके वालिद ने कहा, तो उनके वालिद ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये उसने किसी जानवर का कत्ल करके उसके खून से लिख दिया होगा, इन शायरों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन शौकत तो समझ गई थी कि प्रेम असली है। अब मज़े की बात देखिए कि उनके वालिद भी गलत नहीं थे। यहाँ पर हुआ क्या कि जब जावेद अख्तर ने शबाना आज़मी के लिए फूलों भरा ट्रक भेजा तो वही कैफ़ी आज़मी कहते हैं कि अरे इन शायरों का कोई भरोसा नहीं है। यानी वालिद की जगह वालिद ही होता है और प्रेमी की जगह प्रेमी ही होता है। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए सबको। तो खैर, अब जो शौकत तो उनके प्रेम में पागल हो चुकी थी तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी और सीधा मुंबई आ गई। अब शौकत और कैफ़ी से पूछा गया, भाई तुम लोग चाहते क्या हो? रीता जी नमस्कार, तो तुम लोग चाहते क्या हो? तो इन्होंने कहा हम लोग तो निकाह करना चाहते हैं। अब कैफ़ी की तरफ से तो पूरा पार्टी थी ही, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा ऑफिस था। शौकत की तरफ से कोई नहीं था। दूसरा, अब शादी के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आए? क्योंकि ये लोग अपनी तनख्वाह भी पार्टी फंड में ही जमा कर देते थे। तो ये हुआ कि पार्टी फंड से ही 100 रुपये निकाले गए। 100 रुपये उस ज़माने में बड़ी बात हुआ करती थी। उन 100 रुपये से शादी का अरेंजमेंट होना था। अब कैफ़ी आज़मी जो है वो शिया थे और शौकत सुन्नी थी। तो 2 मौलवी की ज़रूरत थी कि जो एक लेकिन अब इतने पैसे ही नहीं थे कि 2 मौलवी अफोर्ड कर सके। तो कैफ़ी ने खुद को सुन्नी बता दिया और इस तरह से उन दोनों का निकाह हुआ। अब निकाह संपन्न हुआ, कम से कम एक जो उनकी राह की बाधा थी वो दूर हुई। अब शौकत अपने कमरे में आई तो कमरा तो गीला और सीलन से भरा था और उस कमरे की स्थिति बयान करने के लिए मैं जॉन एलिया के शब्दों को उधार लेती हूँ। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो उनकी जो कमरा था वो उसमें किताबें ही किताबें थी। खैर उन्होंने घर बनाया और उसमें रहे भी। अब एक बहुत ही रोचक वाकया है कि जब नई दुल्हन थी शौकत, तो कैफ़ी आज़मी चाहते थे कि अपनी नई दुल्हन को ज़रा घूमने फिरने ले जाएं, जैसे हर किसी का मन होता है। वो भी लेके गए। उनके पास केवल 2.5 रुपये थे। तो उन्होंने उनको सिनेमा दिखाया और कुछ सड़क पे फुटपाथ पे जो बिकती है चाट पकौड़ी वो कुछ खिला दी। उसमें उनके पूरे 2.5 रुपये चले गए। अब शौकत को प्यास लगी। जब उनको प्यास लगी तब उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो आसपास के दुकान वालों से कहा, भाई 1 बोतल पानी की दे दो, 1 बोतल पानी की दे दो। लेकिन किसी ने दी नहीं। फिर एक ने इस शर्त पे दी कि आप मेरा कर्ज उतार दीजिएगा, फिर पानी ले लीजिए। तो उन्होंने वो पानी, उनका कर्ज उतारने के नाम पे वो पानी लेकर के शौकत को दिया। शौकत की प्यास बुझी। अब उन्होंने कर्ज उतारा कि नहीं उतारा ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन शौकत का कर्ज हम कैफ़ी के कदरदान कभी भी नहीं उतार पाएंगे। क्योंकि कैफ़ी कि ज़िंदगी में अगर शौकत नहीं आती तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के एंथम लिखते रहते, कम्युनिस्ट तरीके की शायरी करते रहते। उनके जो मोहब्बतों भरी शायरी है, जो उनकी रूमानी शायरी है, उससे हम सब लोग महरूम रहते। तो उस शायरी में जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत उनकी गीत है, मिलो न तुम तो हम घबराएं। इसमें प्रेम का कितना खूबसूरत, जिसने इतनी शिद्दत से प्रेम ना किया हो वो इतना खूबसूरत वर्णन नहीं कर सकता है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तुम्ही से दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज चुराएं, हमें क्या हो गया है। और दूसरा, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। कोई अपना, कोई बहुत प्रेम करने वाला ही ये बात जान सकता है कि मुस्कुराहट के पीछे भी आंसू छिपे हैं। दुनिया देखती है चेहरे, वो देखती है कि ये मुस्कुरा रहा है तो मतलब ये खुश है, लेकिन कोई बहुत अपना जो है वो यही जान सकता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा है। तो ये शायरी हमको कभी भी नहीं मिलती अगर उनकी ज़िंदगी में शौकत नहीं आती।
हालांकि शौकत उनकी ज़िंदगी में आई, पर वो दिन उनके बहुत ही मुफलिसी के दिन थे, बहुत ही गरीबी के दिन थे, क्योंकि उनको 50 रुपये मिलते थे, वो भी ज़्यादातर पार्टी फंड में दे देते थे, और कई बार उनको अंडरग्राउंड भी होना पड़ता था। उसी में एक बार उनके बेटा हुआ जिसका बहुत जल्दी इंतकाल हुआ। अब जो है वो कैफ़ी अंडरग्राउंड थे जिस समय, उस समय कैफ़ी शौकत फिर से गर्भवती हुई। जब फिर से गर्भवती हुई तो पार्टी ने उन पर दबाव डाला कि इतना पैसा नहीं है कि बच्चे की डिलीवरी कराई जा सके, तो आप गर्भपात करा लो। लेकिन शौकत नहीं मानी और वो हैदराबाद गई, और वहीं हैदराबाद में अभिनेत्री शबाना आज़मी का जन्म हुआ। गरीबी का हालत ये भी थी कि इस्मत चुगतई ने 1000 रुपये शौकत को भेजे और कहा कि अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे से कर लेना, क्योंकि अंडरग्राउंड होने की वजह से, बार बार अंडरग्राउंड होने की वजह से कैफ़ी इतना पैसा अपने घर, अपनी गृहस्थी में नहीं दे पाते थे। शबाना आज़मी अपनी यादों में उन दिनों को के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि वो दिन जो है, जो गरीबी के दिन थे, उसमें वो रेड फ्लैग हॉल में पार्टी कार्यालय में रहते थे। सबको एक एक कमरा दिया गया था और एक कमरे में एक परिवार रहता था, लेकिन और एक कॉमन टॉयलेट था जिसमें जो सबको को यूज़ करना था। लेकिन उनके विचारों में प्रगतिशीलता ये थी कि वहाँ स्त्री और पुरुष का जो है डिवीजन ऑफ वर्क नहीं था कि ये काम इसे करना है, ये औरतों के काम है, ये पुरुषों के काम है। जिसको सहूलियत होगी वो करेगा। जैसे ज़्यादातर जो कॉमरेड थे वो सारे पार्टी के काम में व्यस्त रहते थे, तो औरतें वर्किंग होती थी, वो धन कमाने के लिए जाती थी। तो कई बार जब औरतें धन कमाने के लिए बाहर जाती थी तो बच्चों की जिम्मेदारी पिता पे पड़ जाती थी। तो कैफ़ी आज़मी ने शबाना का और बाबा आज़मी का, दोनों का बहुत अच्छे से उस समय परवरिश करी जब शौकत जाती थी। इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं था कि ये पिता का काम है, ये माता का काम है। और ये बहुत अच्छी बात है, आज हम इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि बच्चों को, दोनों को पेरेंट्स का उसी तरह से प्यार मिलना चाहिए। उनके बीच में ये विभाजन नहीं होना चाहिए कि ये पिता का काम है कि माता का काम है। इसके अलावा उनकी एक बहुत खूबसूरत बात थी कि वो अपने बच्चों से कभी ये नहीं कहते थे कि तुम्हें ये बनना है। वो कहते थे मिट्टी गीली है तो उसमें अंकुर फूटेगा ही फूटेगा, ज़रूरत है कि मिट्टी गीली रखी जाए। इसके अलावा आउटलुक पत्रिका में दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ पन्ने खोले। उस पन्नों के हिसाब से जिस समय भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। और ये अंडरग्राउंड थे उस समय, कैफ़ी आज़मी अंडरग्राउंड थे। जिस समय पानी का जहाज़ जाने वाला था, ये हुआ कि वो छिपते छिपाते पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये छिपते छिपाते जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए और जहाज़ रवाना हो गया। तो उनका परिवार वहाँ पहुँच गया और ये यहाँ भारत में रह गए। धन्यवाद सुनीता जी, आप सब लोगों से बड़ा मनोबल बढ़ता है। महिला दोस्त शक्ति होते हैं। तो क्या कहते हैं कि इनका परिवार यहाँ पे वहाँ चला गया और ये यहाँ पर रह गए। इसके बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान ने इनको वीज़ा नहीं दिया। वीज़ा ना देने की वजह इनका कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना था। इनको वहाँ के लिए ख़तरनाक मान लिया गया, इसलिए उनको वीज़ा नहीं दिया। बहुत कोशिश करते रहे, इनको वीज़ा नहीं मिला। इस बीच इनके भतीजे भतीजियाँ बड़े हुए, उनके निकाह हुए, पर ये नहीं जा सके। इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ, पर ये नहीं जा सके। बाद में भुट्टो सरकार जब आई तब इनको वीज़ा मिला और ये पाकिस्तान गए और अपने परिवार से मिले, भतीजे भतीजियों से मिले। धन्यवाद मृदुला जी। तो सबसे मिले, लेकिन अम्मी का इंतकाल हो चुका था तो उनसे नहीं मिल सके और इसका उनको हमेशा गम रहा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो भारत में जो सिंधी आए उस समय उनको सेठ कहा जाता था, लेकिन जो पाकिस्तान में गए उनको मुहाजिर कहा जाता था। मुहाजिर मतलब विस्थापित, उनको मुहाजिर कहा जाता था। उनको वो सम्मान नहीं मिलता था जो यहाँ पर आए हुए सिंधियों को मिला। इसके बारे में एक वो किस्सा उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया। सारा मैं उस इंटरव्यू से, आउटलुक में पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू से लेकर के बता रही हूँ। उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक बार बड़े गुलाम अली खां पाकिस्तानी दानिश्वर मोहम्मद अली के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे कुछ सुनाने को कहा। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, छेड़ो ना मुझे नंदलाल। बस जो मोहम्मद अली हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनाइए। तो गुलाम अली खान ने कहा, मेरी गर्दन न मरोड़ो अली, और वहाँ से उठ के चले आए और फिर उन्होंने
भारत की नागरिकता ली। तो जिस तरह से मतलब कला और संस्कृति का विकास यहाँ पर हुआ उस तरह से वहाँ पर नहीं हुआ, ये उन्होंने इस इंटरव्यू में बताने की कोशिश करी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ की शायरी है, आज भी वहाँ पर राधा और कृष्ण की बात होती है, विस्थापन का दर्द होता है, यानी आवाम चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, वो अमन चाहती है, वो मोहब्बतें चाहती है। ये हुक्मरान हैं जो इसको बांटते रहते हैं। वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल जी भी उनके प्रगतिशील शायर होने की बात कहते हैं और बहुत जोर देकर कहते हैं कि वो कभी भी जो है औरत आदमी, हिंदू मुसलमान और सबको एक बराबर समझते थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने राम का दूसरा वनवास कहा और उन्होंने उस पर एक पंक्तियाँ लिखी हैं, वो साझा कर रही हूँ। राम वनवास से जब लौट कर घर को आए, राम वनवास से जब लौट कर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। लेकिन इसके अतिरिक्त उनके दिल को जो ठेस लगी, जो अपने देश में धर्म के आधार पर जो राजनीति हुई उससे जो उनके दिल को ठेस लगी, तो उन्होंने ये भी लिखा उसी समय, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। उन्होंने हमेशा इस तरह की आवाज़ें उठाई हैं, किसी भी धर्म के बारे में हो, किसी भी बात के बारे में हो, उनकी एक स्पष्ट सोच थी, प्रगतिशील सोच थी, उन्होंने इस बारे में ही हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। इसी में एक उनका शेर है, इंसान की ख्वाहिशों का कोई इंतहा नहीं, कभी भी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, एक आती है उसको पूरा कर लीजिए तो दूसरी फिर खड़ी हो जाएगी। स्मिता जी धन्यवाद। तो इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के साथ, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, मतलब ज़मीन भी चाहिए, ख्वाहिशों का अंत नहीं है, एक पूरी होगी तो फिर उसके बाद दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो ऐसा वही कह सकता है जिसके अंदर अपनी इच्छाओं को काबू में करने की क्षमता हो, नहीं तो इंसान को तो इच्छाएं बहाए ले जाती हैं कि और आगे और कुछ मिल जाए, आगे और कुछ मिल जाए। बहुत से लोग कह सकते हैं कि उनके देश प्रेम पे भी प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, लिखने वाला शायर का जो देश प्रेम है उस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। जहाँ साहिर लुधियानवी जंग के खिलाफ थे, वहीं वो विशेष परिस्थितियों में जंग की को स्वीकार भी करते थे। साहिर जी का जो जंग के खिलाफ होने की जो नज़्म है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। साहिर लुधियानवी कहते थे, वैसे जंग के हर किसी को खिलाफ होना चाहिए क्योंकि जंग से तबाही ही होती है, चाहे इस पार हो उस पार हो, और ये बिल्कुल सही है। तो पहले साहिर को सुनते हैं, फिर इसके बाद कैफी को गुनते हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, घरों पर गिरे की सरहद पर रूह ए तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले की औरों के जीस्त फाकों में तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही अपने आप में खराब है। तो जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो उन्होंने जो ये बात कही ये बिल्कुल सही है कि जंग को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जंग टलती रहे और जंग होने नहीं पाए, क्योंकि जो अमन में है जंग चंद रोज़ होती है, ज़िंदगी बरसों तलक रोती है। हरिहरन ने गाया है फिल्म बॉर्डर में। जी सुनीता जी बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो जंग का कभी भी करने के पक्ष में किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जंग आन ही पड़े, अगर सरहद पे कोई जैसे इस समय चाइना बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है, तो क्या हमें अपनी सरहद दे देनी चाहिए? थोड़ी ज़मीन दे दी, फिर थोड़ी और दे दी,
महाभारत क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि हम सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। अगर आप देते, लेकिन अगर वो दे देते तो क्या होता कि उतनी नोक ज़मीन लेकर के वो आगे भी बढ़ सकते थे। जैसे चाइना आज हमारे बॉर्डर पे अटैक करने की सोच रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा है एलओसी है उस पर भी कई बार जो है वो तनाव बढ़ जाता है, नेपाल से भी बीच में तनाव बढ़ गया, ऐसी भी स्थिति आई। तो क्या जब कोई जंग करे तो हम चुप बैठ जाएं, हम अपना सब कुछ देते चले जाएं? कैफी आज़मी कहते हैं कि जब जंग सर पे आ जाए तो पूरे मन से जंग भी लड़नी चाहिए। ये नहीं कि फिर उसको जो है सब दे दो। अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करी, लेकिन अगर दूसरे ने जंग को कहा है तो उस जंग को भी लड़ ही लेना चाहिए। और वो कहते हैं अपनी एक कविता में, और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी सिर्फ अमल, सिर्फ अमल, सिर्फ अमल, और यह बेदर्द अमल सुलह भी है, जंग भी है। अमन की मोहनी तस्वीर में है जितने रंग, उन्हीं रंगों में छिपा खून का एक रंग भी है। जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल अब न उठा। अब जंग आ ही गई है, किसी ने, पड़ोसी ने, किसी भी देश ने अटैक कर दिया है, तो ये सवाल मत उठाओ कि लानत है कि रहमत है। जंग अब आ ही जंग रहमत है कि लानत है, ये सवाल अब न उठा। जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी। दूर से देख न भड़के हुए शोलों का जलाल, इसी दोजक के किसी कोने में जन्नत होगी। यानी कि जंग के रास्ते, जंग में भी जन्नत देखी जा सकती है। जब हमारे देश पे कोई अटैक कर रहा है और हम उस अटैक को रोकने के लिए अपनी क्षमता लगा रहे हैं, तो जंग को रोकने के लिए भी जंग के किसी कोने में, इस दोजक में भी कहीं जन्नत मिल जाती है। और पूरा गीता ज्ञान इसी बात पे है कि कर्तव्य का, जो एक क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है या राजा धर्म का कर्तव्य है, उस पर ही पूरा गीता ज्ञान दिया गया है। और उस गीता बॉर्डर एक संवेदनशील मुद्रा है जहाँ तर्क के साथ साथ विश्व नीतियों के चौपड़ पर निर्णय होता है, जिसकी भनक हम आप तक नहीं आते। जी सुनीता जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। विभा रानी जी, शुक्रिया, आपको जानकारी ठीक लग रही है तो शुक्रिया आपका। अब उनके कुछ संस्मरणों की बात करते हैं कि पहले जो कैफी आज़मी जो हैं वो तरन्नुम में गाते थे, तो उनका स्वर उतना अच्छा नहीं था। तो एक बार सरोजनी नायडू उनके ने एक दो बार कहा होगा कि आप जो है तहत में गाया करिए, तरन्नुम में मत गाया करिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो एक बार सरोजनी नायडू गई उनका कार्यक्रम सुनने, उन्होंने आवाज़ उनकी टेप कर ली और उनको भेजा वो टेप, और उन्होंने कहा कि अब आप सुनिए और खुद डिसाइड करिए कि आपको तरन्नुम में गाना है कि तहत में गाना है। तब उन्होंने सुना और उनको लगा कि उनसे गलती हो गई है, उनको तहत में ही गाना चाहिए, और तहत में गाने लगे। बेगम अख्तर के साथ उनके बहुत सारे किस्से हैं। और एक बार तो ये भी हुआ कि बेगम अख्तर ने एक बार उनको अपने कमरे में बंद कर दिया और कहा, एक गज़ल अभी के अभी लिख के दो जो हमें गानी है, और जब तक नहीं निकलोगे तब तक हम कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो वो जो है उन्होंने मजबूरी है, अब उनको गज़ल लिख के देनी पड़ी। और जब वो गज़ल उन्होंने लिख दी तो वही गज़ल बेगम अख्तर ने गाई भी। वो गज़ल इस तरीके से है, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, यहाँ तो कोई मेरा हमज़ुबां नहीं मिलता, खड़ा हूँ कब से चेहरे के एक जंगल में, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता। और इसको बाद में बेगम अख्तर ने गाया भी। वो भी बेगम अख्तर को कई बार कहते थे कि लोग तो शब्दों में गज़ल ढूंढते हैं और ये हकीकत में गज़ल हैं। उनकी खूबसूरती के लिए कहा करते थे कि ये हकीकत में गज़ल है। खैर, शायरों का ये आपस में चलता रहता है। तो अब बात करते हैं उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। तो उन्होंने 1951 में सबसे पहले फिल्म बुज़दिल में उनको मौका मिला, और उनके जो रूमानियत भरे शब्द थे, भावुकता भरे शब्द थे, उनका असर हुआ और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे चलते चले गए। उन्होंने गीत लिखे, गज़ल लिखी और यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी लिखी। हीर रांझा की स्क्रिप्ट भी उन्हीं की लिखी हुई है, और बाद में एक पटकथाकार के रूप में स्थापित भी हो गए। उनके कुछ लिखे हुए गीतों की चर्चा करते हैं, जिसमें कि एक गीत जिसके शब्द मुझे बहुत पसंद हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन, कि दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज़ ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि अब उससे जुदा हो गया हूँ, यहाँ तक कि अब उससे जुदा हो गया हूँ।
दूसरा जो गीत है वो कागज के फूल का है। ये गीत हकीकत फिल्म का है। दूसरा कागज के फूल का है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है बहारों, मेरा जीवन भी सुधारो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। क्या सुनीता जी, खुदा के खातिर कभी जो चुप न हुए वे आज बोलने लगे हैं। जी, ये शेर भी बहुत सुंदर है। खुदा की खातिर कभी जो चुप न हुए आज बोलने लगे हैं, बहुत सुंदर शेर है। तो जो है वो इसके अलावा मिलो न तुम तो हम घबराएं, जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता, ये दिल पूछता है। अब उनके अंतिम समय के बारे में बात करते हैं। उनको अपनी मिट्टी से, अपने गांव से बहुत लगाव था। उनके और लोग जो दूसरे देशों में बस गए, लेकिन उनका मन हमेशा अपने गांव में बसता था। और गांव के बारे में उन्होंने एक शेर लिखा है, मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। अपनी मिट्टी, और वो अक्सर कहा करते थे, अपनी मिट्टी से कटा व्यक्ति कहीं का भी नहीं होता है। उनका जो घर है गांव का, जी विभा जी बहुत जल्दी मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। उनका गांव का जो घर है फतेह मंजिल के नाम से आज भी विख्यात है। 1973 में उनको जो है वो ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके कारण वो व्हील चेयर पे आ गए। और उन्होंने तब ये ज़िंदगी को एक बार फिर से समझना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि वो ज़िंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। तो उन्होंने उसके लिए अपने गांव को चुना, और उनका मन जो अपने गांव में बसता था, उन्होंने कहा कि मुझे अपने गांव के लिए बहुत करना है। वो असहाय थे, वो व्हील चेयर पे थे, फिर भी अपने गांव जाते थे, कृषकाय हो चुके थे, और उसके सुधार में बहुत उन्होंने काम किया। उनकी इच्छा थी कि एक बालिका महाविद्यालय बन जाए, पर वो नहीं बन पाया। कुछ उन्होंने शुरू किया, कुछ बाद में उनके बच्चों ने काम पूरा किया, और मिज़वा में जो है एक अस्पताल बना, पोस्ट ऑफिस बना, सड़क बनी। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो एक बालिका माध्यमिक स्कूल भी बना। 2002 10 मई को उनका देहांत हो गया, और ये दुनिया ये महफिल मेरी काम की नहीं लिखने वाले इस पार से उस पार दूसरी दुनिया में चले गए। उनकी लिखी हुई किताबों में जो ख़ास किताबें हैं उनके बारे में बात करूँ बहुत जल्दी। झनकार जो 1946 में आई थी, उनका पहला संग्रह था। दूसरा बनवास, हीर रांझा की स्क्रिप्ट जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। नज़्म, गज़लें और गीत जो कि राजपाल एंड सन से प्रकाशित है। कैफियत, मेरी आवाज़ सुनो, आवारा सजदे, जहर इश्क, कैफ़ी आज़मी की गज़लें, आज के सुप्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी की चुनिंदा कविताएँ। इसके अलावा जो उन्हें बहुत सारे अवार्ड नवाजे गए, लेकिन उनमें खास के नाम मैं बता रही हूँ। पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, यश भारती उत्तर प्रदेश अवार्ड, एफ्रो एशियन राइटर्स लोटस अवार्ड, ये सब उनको अवार्ड मिले। और इस तरीके से वो जो शायर थे वो तो थे ही, और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो एक थोड़े से आधे घंटे में पूरी नहीं की जा सकती। तो मैंने बहुत कोशिश करी, फिर भी समय काफ़ी मेरे ख्याल से आगे निकल गया, बल्कि 1 घंटा होने वाला है। तो चलते चलते मैं अपनी बात का समापन उनकी ही शायरी से करूँगी, उनके ही शेर से करूँगी। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे, पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ गुजर गई। तो शुक्रिया मुझे